अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। घोरी का गांव लास्ट किस्त। मुआज़ ने महसूस किया कि मिनाल के हाथ आहिस्ता आहिस्ता रुकते जा रहे हैं। उसने आंखों से बाजू हटा के देखा तो वो उसके पैरों के पास गठरी नुमा पड़ी हुई थी। वो सो चुकी थी। मुआज़ ने इस पर कंबल डाला और गौर से इसके मासूम चेहरे को देखता रहा। इसके दाएं गाल पर तिल था। मुआज़ ने बेसाख्तन तिल को छुआ। उफ़, ये उसे क्या होता जा रहा था? वो इस लड़की से नफ़रत क्यों नहीं कर पा रहा था? मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा था। चारों तरफ से बादल उमड़ के आए थे। ठंडी हवा ज़ोर से चल रही थी। मिनाल भागती जा रही थी और मुआज़ हंसता हुआ इसके पीछे भाग रहा था। मिनाल भी हंसती जा रही थी। मिनाल, मेरी बात सुनो। मिनाल, वो उसे ज़ोर ज़ोर से पुकार रहा था। मिनाल उठती हो के दूँ एक, वो गुस्से से बोला। मिनाल जो मीठी मुस्कान लिए इसे देख रही थी अचानक होश में आई। ओहो, वो कोई ख्वाब देख रही थी। कब से आवाज़ दे रहा हूँ, सारी दुनिया उठ चुकी है सिवाय तुम्हारे। अब उठोगी भी या मेरी शक्ल देखती रहोगी? वो अपना जैकेट उठाता हुआ बोला। और मुझे नींद आ गई थी। मिनाल जल्दी से उठी और अपने चप्पल ढूंढते हुए बोली, हाँ बस यही एक काम करवा लो तुमसे। तुम इतना सो कैसे लेती हो? लड़की मुआज़ ने कहा, क्योंकि आज मैं बेड पर सोई थी इसलिए अच्छी नींद आई। चारपाई पे नहीं सोया जाता मुझसे। बोलती वो गुस्से से बोलते हुए गुराब से वॉशरूम में घुस गई। अच्छा, तो मैडम को बेड भी चाहिए? ठीक है, आज से तुम दूसरे कमरे में सो जाना, वहाँ पे भी बेड मिलेगा और नींद भी अच्छी आएगी। मिनाल ने डरते डरते वॉशरूम से मुंह बाहर निकाला। वो जा चुका था। इसने अपनी सांस बाहर निकाली। ये बंदा कभी नहीं बदलेगा। कितना हसीन ख्वाब देख रही थी मिनाल, इसके संग कितनी खुश थी। मैं बस ये जिन ज़रा सा मुस्कुराया करे तो मैं जान भी दे दूँ इसके लिए। वो अपने लंबे बाल सुलझाती अपने आप से बातें कर रही थी कि अचानक वो सच में किसी जिन की तरह आईने में इसके पीछे नमूदार हुआ। एक नज़र इस पर डालता ड्रेसिंग टेबल से कीज़ उठाता हुआ चल दिया, जो वो बालों में जेल लगाते वक्त भूल गया था। मिनाल की ऊपर की सांस ऊपर नीचे की नीचे रह गई। कहीं इसने सुन तो नहीं लिया? वाकई में जिन तो नहीं? इसने दिल पे हाथ रखकर सांसें बहाल की। आज तुम मेरे लिए साग बनाओगी? इसने आते ही हुक्म सादर किया। इसकी इस अनोखी फरमाइश पर मिनाल तो जैसे उछल ही पड़ी। क्या साग? मिनाल की आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। साग बनाने को बोला है, कोई एटम बम बनाने को नहीं बोला जो इस तरह से हैरान हो रही हो। इसने सीने पर हाथ बांध कर कहा, मुझसे एटम बम बनवा ले, मैं वो बना लूँगी, लेकिन कसम खुदा कि ये साग मुझसे नहीं बनने वाली। मैंने तो आज तक साग चखा भी नहीं। मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि साग का टेस्ट कैसा होता है। मिनाल ने परेशानी से कहा, अगर आज तुमने मुझे साग नहीं बना कर दी तो मैं तुम्हारी चारपाई आज भैंसों के वाड़े में रख दूंगा और तुम्हें रात वहाँ सोना पड़ेगा। इसने कहा तो मिनाल ने परेशानी से इस जुल्म जाबर इंसान को देखा। वो जानती थी वो ये जो कहता है करके दिखाता है। मिनाल ने तसव्वुर किया खुद को भैंसों के रीवड़ में सोते हुए। बेबसी से इसकी आंखों में आंसू बढ़ आए। गिन गिन के बदले लूँगी इस जिन से तो मैं एक दिन, मिनाल ने दिल में कहा, लेकिन मुझे साग बनाना नहीं आता। वो मन मनाई, मैं बताता हूँ साग कैसे बनाते हैं। और इसका हाथ पकड़ के इसे बेदर्दी से खींचता हुआ गेट से निकला और खेतों की तरफ चलता गया। घर के पीछे ही खेत शुरू हो जाते थे। आड़ी टेढ़ी पगडंडी पर मिनाल के पैर फिसलते जा रहे थे। अगर मुआज ने इसका हाथ ना पकड़ा होता तो वो कब की गिर चुकी होती। थोड़ी दूर चलते ही खेतों के किनारे पर कुछ औरतें साग तोड़ रही थी। इनके पास लाकर मुआज ने इसका हाथ एक झटके से छोड़ा। ये देखो, सीखो इनसे। ये औरतें हैं, घर का सारा काम काज भी करती हैं और खेती बाड़ी भी में भी अपने शौहर का हाथ बटाती हैं। मुआज का लहजा बहुत तलख था। इनके साथ साग तोड़ो और इन्हीं के साथ आ जाना घर पे, कहता हुआ वो लंबे लंबे डग पड़ता हुआ चला गया। इन औरतों में कुछ लड़कियां भी थी जो इसे तजस्सुस बड़ी नज़रों से देख रही थी। क्या हुआ बीबी जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? वो मैं साग लेने आई हूँ, मिनाल ने कहा। तो साग? वो मुंह पर हाथ रखे हंसने लगी। बीबी जी, साग तो हम गरीबों का खाना है। आप लोग तो कुकर खाओ, गोश्त और मछली खाओ। वो लड़की हंसी तो इसके साथ दूसरी लड़कियां और औरतें भी हंसने लगी। मेरे शौहर को साग पसंद है तो मैं वही बनाऊंगी। वो तंग होकर बोली, चले अच्छा बीबी जी, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप गुस्सा ना हो। वो लड़की भी इठला कर बोली, तुम्हारा नाम क्या है? मिनाल ने इस चिपकी चिड़िया से पूछा, जो कि काफ़ी हसीन थी। सांवला रंग, नाक में घुंघरू वाली बाली इस पे बहुत जच रही थी। मेरा नाम पारस है। वो एक अदा से बोली, वाह बहुत प्यारा नाम है तुम्हारा। मिनाल इसके पास विक्टो बैठी। सुनो पारस, इनमें से सरसों का साग कौन सा है? वो दो तरह के पत्तों को देख कर बोली, आप रहने दो, मेरे पास काफ़ी साग है, आधा आप ले जाना।
پارس نے ایک گٹری کی طرف اشارہ کیا۔ او پارس، یو آر سو سویٹ۔ وہ پارس کا ہاتھ پکڑ کر بولی اور دل ہی دل میں شکر کرنے لگی کہ جان چھوٹی ساگ سے، لیکن جان پوری طرح نہیں چھوٹی تھی۔ اسے ساگ بنانا بھی تو نہیں آتا تھا۔ سنو دیکھو، تم یہ ساگ اپنے گھر لے جاؤ اور بنا کے آدھا میرے پاس لانا۔ وہ کیا ہے نا، مجھے یہ بنانا نہیں آتا۔ وہ دنیا جہاں کے معصوم چہرے پر سجا کر بولی، کوئی بات نہیں، میں بنا دوں گی۔ پارس مسکراتے ہوئے بولی۔ منال ریلیکس ہو گئی اور اب اسے موسم بہت اچھا لگتا تھا۔ اس نے اپنی سیلفیز لینا شروع کی۔ پنک فراک پجامہ، چنری کا دوپٹہ پہنے، بال کھولے، وہ ویسے ہی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اوپر سے اس نے ہلکا سا پنک ٹنٹ بھی گالوں پہ لگایا ہوا تھا۔ تبھی تو پارس اور دوسری لڑکیاں اسے نظریں نہ ہٹا پا رہی تھیں۔ پارس، تم میری پک نکالو گی پلیز؟ منال نے پوچھا۔ تصویر؟ پارس سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں تصویر، وہ جلدی سے بولی۔ اچھا۔ پارس اٹھی، اس سے فون لیا۔ منال نے اسے سمجھایا اور خود دور جا کر پوز بدل بدل کے پک بنواتی رہی، کبھی سلومو بنواتی بھاگتے ہوئے۔ اس بات سے بے خبر ہے کہ کوئی بھی اور بھی اسے اپنے کیمرہ میں قید کر رہا تھا۔ رات کو بڑے پیار سے معاذ کے سامنے اس نے ساگ رکھا اور اس کی طرف داڑھی طلب نظروں سے دیکھنے لگی۔ کیسا بنا ہے؟ وہ دوپٹہ انگلی سے مروڑتی ہوئی شرما کے پوچھنے لگی۔ دیکھنے میں تو اچھا نہیں لگتا، اب چکھنے دو گی؟ وہ سلگتے ہوئے بولا۔ کیا اچھا نہیں بنا؟ وہ پریشان ہوئی اور ساگ کو غور سے دیکھنے لگی۔ معاذ جو پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا اسے اچھو لگ گیا۔ ہنستے ہنستے اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ یہ لڑکی بھی کیا چیز ہے، میں جتنا بھی غصہ کرتا ہوں سب ہوا ہو جاتا ہے اس کی باتوں سے۔ معاذ اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھ کے سوچنے لگا۔ معاذ آج جلدی گھر آ گیا تھا، اسے کراچی جانا تھا۔ وہ کمرے میں آیا تو وہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا مصیبت ہے، ساری پکچر خراب کر دی اس لڑکی نے، ایک بھی پکچر اچھی نہیں آئی۔ اور ہنسی ہو کر بول رہی تھی، کچھ بلر ہے، کس میں کسی کا سر کٹا ہوا ہے تو کسی میں پیر۔ اور میڈم، معاذ نے اس کے سامنے اپنا ہاتھ لہرایا۔ آپ؟ وہ چونکی۔ پکچر کا دکھ ختم ہو گیا ہو تو تیار ہو جا۔ معاذ نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے حکم صادر کیا۔ کیوں؟ منال جو اس کے آنے سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی حیرت سے پوچھنے لگی۔ آج اس کو میرے تیار ہونے کا خیال کیسے آ گیا؟ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگی۔ کچھ دیر میں وہ نہا کے نکلا تو اس کو وہیں بیٹھے دیکھا تو اسے غصہ تو بہت آیا مگر برداشت کر گیا۔ بلیک جینز میں اسکائی بلو شرٹ پہنے وہ بہت ڈیشنگ لگ رہا تھا۔ اللہ، بلیک بال جو ماتھے پر آتے تھے جنہیں وہ بار بار 3 انگلیوں سے پیچھے کرتا تھا۔ منال نے پہلی بار اس کو جینز شرٹ پہنے دیکھا تھا۔ اسے ٹوٹ کے پیار آیا اپنے خڑوس ہسبینڈ پہ۔ میں نے تمہیں ریڈی ہونے کو بولا تھا اور تم اپنی جگہ سے ہلی بھی نہیں؟ معاذ نے اس کا گھورنا نظر انداز کر کے پوچھا۔ آپ نے تیار رہنے کو بولا، بٹ یہ نہیں بتایا کہ کس لیے؟ وہ الماری کی طرف جاتے ہوئے بولی۔ میں کراچی جا رہا ہوں کسی کام سے، تم یہاں اکیلی کیسے رہو گی؟ اس لیے تم بھی ساتھ چلو، وہاں مل لو گی سب سے۔ معاذ آئینے کے سامنے کھڑا اپنے بالوں کو برش کرتے ہوئے بولا۔ کیا کراچی؟ منال کو جھٹکا لگا۔ معاذ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ہاں کراچی۔ وہ کراچی پہ زور دے کر بولا۔ ایک تو تیرے نخرے ختم نہیں ہوتے، وہ بڑبڑائی، مگر مجھے نہیں جانا کراچی۔ وہ ہکلائی۔ واٹ؟ معاذ پلٹا۔ آخر تمہارا پرابلم کیا ہے؟ ہاں ہر بات میں ڈرامہ کرنا ضروری ہے؟ وہ صوفے پہ بیٹھ کر اپنی شو لیس باندھتے ہوئے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی۔ وہ بھی اس کے پاس بیٹھ گئی۔ میں نے تو سنا تھا لڑکیاں مائیکے جانے کو مری جاتی ہیں، یہاں تو گنگا ہی الٹی بہہ رہی ہے۔ وہ طنز کر رہا تھا، اس کی حالت سے بے خبر۔ اس نے لاکھ آنسو پہ بند باندھنے چاہے مگر مائیکے کے نام پر سارے بند ٹوٹ گئے۔ معاذ نے یوں اچانک اسے روتے دیکھا تو گھبرا گیا، اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کے سامنے اکڑوں بیٹھ گیا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے چہرے سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے سخت حیران تھا۔ وہ ہنوز روتی رہی، اس کے ہاتھ معاذ کے ہاتھوں میں تھے۔ منال پلیز رونا بند کرو اور بتاؤ کیا بات ہے؟ معاذ بھول گیا تھا کہ وہ کون تھی اور وہ کس لیے یہاں لایا تھا۔ آج بس اسے منال نظر آ رہی تھی، باقی سب باتیں پیچھے چلی گئی تھی۔ معاذ نے اسے شانوں سے پکڑا اور اس کے آنسو اپنی انگلیوں سے صاف کیے۔ معاذ پلیز، مجھے نہیں جانا وہاں، اس گھر میں دوبارہ۔ میں سب برداشت کر لوں گی، کوئی شکایت نہیں کروں گی آپ سے۔ وہ اپنے ہاتھ جوڑتی ہوئی بولی۔ اوکے اوکے، ہم نہیں جائیں گے، ڈونٹ وری، بٹ یہ رونا تو بند کرو۔ اس نے اس کے جڑے ہاتھوں کو کھولا اور پھر سے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ معاذ کو سخت حیرت ہو رہی تھی، ایک لاابالی سی لڑکی اندر سے اتنی دکھی ہو سکتی ہے؟ وہ تو سمجھتا تھا کہ وہ بہت ہی بے وقوف ہے، مگر یہ کیا، اس نے تو اندر سے کتنے دکھ پال رکھے تھے۔ اس کے سگے رشتہ داروں نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا، اور میں کیا کرنے جا رہا تھا؟ اس کو تو اپنے ماں باپ یاد بھی نہیں، اور میں اسے اس کے ماں باپ کے کیے کی سزا دینے جا رہا تھا۔ اسے اپنے آپ سے شرم آ رہی تھی۔ اس نے تو اپنے پاپا کو دیکھا تھا، ان کی شفقت دیکھی تھی، لیکن اس نے تو نہ ماں نہ باپ کسی کو نہیں دیکھا۔ آج منال کھل کے روئی تھی اور وہ اس کے بار بار پوچھنے پر اس نے سب کچھ بتا دیا۔ وہ جو مائیکے کا بھرم تھا اسے توڑنا ہی بہتر تھا۔
मुआज़ ने मिनाल को कुछ देर अकेले रहने दिया और खुद बाहर निकल गया। वो बस सोचता ही जा रहा था कि अब वो क्या करे, कैसे इस मासूम लड़की से माफ़ी मांगे। शाम को जब घर आया तो मिनाल कुछ रिलैक्स थी और लाइन में पौधों को पानी दे रही थी। मिनाल, मुआज़ ने इसे पुकारा। मेरे दिल ने आवाज़ भी पलट कर देखा और पानी का पाइप नीचे छोड़ा और दुपट्टे से हाथ साफ करती आई। बैठो। मुआज़ ने लॉन में पड़े चेयर की तरफ इशारा किया और ख़ुद भी बैठ गया। मिनाल बहुत शर्मिंदा थी। इसे शर्मिंदगी इस बात पे थी कि वो मायके में नहीं जा सकती थी। मुआज़ क्या सोचता होगा, अहम सुनो। वो काफ़ी देर से इसे गुमसुम देखता रहा। आखिर गला गंगारता हुआ बोला, जी। मिनाल ने सरगोशी में जवाब दिया, मुर्गे को बादाम खिलाने थे क्या? वो चौंकी। मुआज़ अपनी मुस्कुराहट दबाता हुआ बोला, मैंने जो बादाम भिजवाए थे वो मुर्गे को खिलाए। हाँ खिलाए थे, इसने झूठ बोला। अब क्या बताती, वो बादाम तो इसने खुद ही मज़े ले लेकर खाए थे। आखिर मेरा शौहर है, मुर्गे का थोड़ी ना। इसने बोला था। मुआज़ मुस्कुराया। वो उसकी रग रग से वाकिफ़ था। वो जानता था वो खुद ही खाएगी, तभी भिजवाए थे। हाँ अलबत्ता नाम मुर्गे का लिया था, पर मुर्गे से ज़्यादा तो तुम्हारा दिमाग तेज़ हो रहा है। वो उसे शरारती नज़रों से दिखता हुआ बोला। फिरोज़ी शर्ट पे ब्लू दुपट्टा उस पे बहुत जच रहा था। बालों की अध खुली चोटी से लटें उसके चेहरे का तवाफ़ कर रही थी। मिनाल उसकी नज़रों से पज़ल हुई और उठ के जाने लगी कि अचानक मुआज़ ने इसका हाथ पकड़ लिया। वो जहाँ की तहाँ रह गई। कहाँ जा रही हैं मैडम? अभी तो बहुत से हिसाब रहते हैं। वो शरारत से बोला। मिनाल जल्दी से हाथ छुड़ाती अंदर भागी। उफ, ये आज क्या हो गया है इस जिन्न को? इतना मेहरबान क्यों हो रहा है? इसने अपने ज़ोर से दरख्त दिल पे हाथ रखा। आधी रात को मिनाल की आंख खुली तो इसने गौर किया, फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी। वो जड़ से उठी और बेड की तरफ आई तो वहाँ पे मुआज़ को ना पाकर इसका दिल सख्त होने लगा। ना जाने वो कैसे बेड पर बैठी, इसके हाथों और पैरों से जान निकलती जा रही थी। बचपन से ही वो फायरिंग की आवाज़ से सख्त डरती थी। इसे डर के मारे बुखार आ जाता था, लेकिन आज फायरिंग के खौफ के साथ मुआज़ की गैर मौजूदगी ने इसका जैसे खून निचोड़ दिया था। काफ़ी देर तक वो पत्थर की तरह बैठी रही। इससे हिला जुला नहीं जा रहा था कि अचानक दरवाज़ा खुला और मुआज़ अंदर आया। इसके हाथ में राइफ़ल थी। मुआज़ ने हल्की रोशनी में मिनाल को बैठी देखा तो लाइट ऑन की। मिनाल, इसने राइफ़ल साइड पर रखी और इसकी तरफ बढ़ा। मिनाल अचानक उठी और मुआज़ के सीने पर मुक्के मारते हुए चिल्लाई, आप मुझे मारना चाहते हैं ना? आप मुझसे नफ़रत करते हैं ना? तो अब भी मुझे मार दें। मिनाल हज़ियानी अंदाज में चिल्ला रही थी। मुआज़ इस अचानक सिचुएशन से घबरा गया। क्या हुआ मिनाल, कुछ तो बोलो। वो इसके हाथ पकड़ते हुए बोला, आप मुझे इस तरह डरा कर मत मारे। आप इसीलिए मुझे अकेला छोड़ कर फायरिंग करने गए थे ना, ताकि मैं मर जाऊं? वो सिसकियों के बीच में बमुश्किल बोल पा रही थी। मिनाल, मैं क्यों तुमसे नफरत करूंगा? वो इसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर बोला। बाहर फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी तो मैं भी अपनी राइफल लेकर गया। जब कोई चोर डाकू गांव में आता है तो सारे फायरिंग करते हैं, खबरदार करने के लिए, और हम भी फायर करते हैं इनको ये बताने के लिए कि हम भी जाग रहे हैं। वो इसे प्यार से समझा रहा था कि अचानक वो उसकी बाहों में झूल गई। मिनाल मिनाल मुआज़ के हाथ पैर फूल गए। उसे अपनी बाहों में उठा के बेड पे लटाया। इसके गाल थपथपाए। मिनाल, होश में आओ। मिनाल, वो इसे आवाज़ें दे रहा था मगर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी। इसने ड्राइवर को कॉल की। शेर अली, जल्दी से गाड़ी निकालो, मिनाल की तबीयत ठीक नहीं, हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मगर सरकार, इस वक्त शहर जाना ठीक नहीं। बकवास मत करो, जैसा बोला है वैसा करो। वो गुस्से से शेर अली की बात काटता हुआ बोला, सरकार, बीवी के साथ जाना मुनासिब नहीं, आप समझ क्यों नहीं रहे? शेर अली इसकी डांट को हाथन में नहीं लाते हुए बोला, वो इसके बाबा का खास मुलाजिम था और हर बात का ख्याल रखता था। इसके बाद दिल को लगी, वाकई वो मिनाल के साथ इस वक्त नहीं जा सकता था। वो पहले ही डरी हुई थी, ऊपर से डाकू, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। सरकार, मैं साकब साहब को लेकर आता हूँ, वो आज ही आए हैं। वो चौंका, क्या साकब भाई आए हुए हैं? जी सरकार, मैं अभी गया और अभी आया। इसने कॉल काटी। साकब भाई नाजो बच्चों के हस्बैंड थे जो डॉक्टर थे। वो मिनाल के पास बैठा, इसके हाथ को अपने हाथों में पकड़े मसल रहा था। मिनाल, उठ जाओ प्लीज़, इसके पुकारे जा रहा था। इतने में साकब भाई और हलीमा हाला भी आ गए। क्या हुआ मुआज़? साकब भाई पूछने। मुआज़ ने इनको सब बताया। वो चेक करते हुए बोले, घबराने की कोई बात नहीं, बस डर के मारे बेहोश हुई है। मैंने सुकून का इंजेक्शन लगा दिया है, सुबह तक आराम करने दो। शुक्रिया भाई, आप ना होते तो। शुक्रिया की कोई बात नहीं यार, मेरी भाभी है। भाई मुस्कुराए और चले गए। जबकि हलीमा खाला ने इनकार कर दिया जाने से। मुआज़ साकब भाई को गाड़ी तक छोड़कर वापस आया तो खाला मुस्कुराई जा रही थी। वो हैरान हुआ, खाला आप क्यों मुस्कुरा रही हैं? वो सख्त हैरत में था। भला ही
कौन सा मौका है मुस्कुराने का, इसकी जान पे बनी थी। पगले, खुशी की बात है तो खुश भी ना हो बंदा। वो उठी और मुआज़ का माथा चूमा। खाला क्या बात कर रही हैं आप, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो परेशानी से इन्हें देखते हुए बोला। बेटा जी तुम बाप बनने वाले हो, मुस्कुराते हुए बोली। मुआज़ को झटका लगा। खाला आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सख्ती से बोला। एक तो वो पहले ही परेशान था, ऊपर से खाला। उफ, इसने अपने माथे से पसीना साफ किया। ऐसा ही है, ऐसी हालत में चक्कर भी आते रहते हैं और कमज़ोरी से कभी बेहोश भी हो जाती हैं औरतें। मैं कल इसे खुद लेडी डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। खाला, मुआज़ ने इन्हें शानों से पकड़ा और सरगोशी में बोला, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। वो नज़रें चुराता इनसे कह रहा था, जबकि खाला की ज़बान खंग हो गई थी हैरत से। मुआज़ खाला की आवाज़ बमुश्क कर निकली। खाला, क्या आप जानती नहीं कि इसके पेरेंट्स ने क्या किया था मेरी माँ के साथ? वो झुंझला कर बोला। बेटा, क्या किया इसके माँ बाप ने? मेरी माँ सायरा सुल्ताना की वजह से मरी, इस औरत ने। मुआज़ खाला ने इसके मुंह पर हाथ रख कर इसे चुप करवाया। ऐसा कुछ नहीं था, तुम्हारी माँ ने अपनी पसंद से शाह मीरबाई से शादी की थी। खाला सरगोशी में बोले जा रही थी। और अगर ऐसा कुछ होता भी तो क्या तुम इसकी सज़ा इस मासूम को दोगे? तुम्हारे बाबा ने ऐसी तरबियत नहीं की थी, वो सख्त खफा थी। खाला, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मैं बहक गया था, बदले की आग ने मुझे अंधा कर दिया था। मुआज़ हाथों में अपना सर दिए सोफे पे बैठा था। इसकी आंखों में पेशमानी थी, दर्द था, पछतावा था। खाला, क्या खुदा मुझे माफ़ करेगा? अचानक वो पूछने लगा, मेरे बच्चे, जिसका दिल दुखाया है पहले उससे माफ़ी मांग। खुदा अपने हकूक़ माफ़ कर देता है, लेकिन अपने बंदों के हकूक़ माफ़ नहीं करता जब तक उसके बंदे राज़ी ना हो जाएं। खाला इसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली। मुआज़ उठा और बेड के करीब गया। वो किनारे पर बैठा इसे देखता रहा। कुछ देर बैठा रहा, फिर वज़ू करने निकला। उसे अपने रब से भी माफ़ी मांगनी थी। मुआज़ सारी रात क़याम में गुजारी। फजर की अजान हुई तो मस्जिद को चल दिया। नमाज से वापसी पर खाला मुआज़ के लिए चाय बना चुकी थी। बेटा, चाय पी लो, फिर तुम भी आराम कर लो, सारी रात नहीं सोए, वो चाय देते हुए कहने लगी। मुआज़ का सर भी भारी हो रहा था। वो लेटा तो आंखों के भुवटे भारी हुए होते थे और सो गया। मुआज़ की आंख खुली तो इसने जल्दी से टाइम देखा। दोपहर के 12 बज रहे थे और मिनाल अब तक सो रही थी। इसने इसे गौर से देखा। वो गहरी सांसें ले रही थी, वो गहरी नींद में थी। इसकी नींद से वो बखूबी वाकिफ़ था। सोना इसका पसंदीदा मुश्किल था। वो मुस्कुराया और इसके बालों में उंगलियों से कंघी करने लगा। मिनाल, उठो, साकिब भाई ने बोला था अगर देर तक ना उठे तो खुद उठा देना, लेकिन वो उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। साकिब ने साइड टेबल पर से पानी का गिलास उठाया, थोड़ा सा पानी अपनी उंगलियों में गिराया और इसके चेहरे पर छींटे मारने लगा। मिनाल की पलकों में जंबिश हुई और इसने एक अंगड़ाई ली और आंखें खोल दी। मिनाल, कैसी तबीयत है? मुआज़ ने इसके गाल पर हाथ फेरा। मिनाल बड़े आराम से लेटी मुआज़ को घूरे जा रही थी। मुआज़, इसने बिल्कुल करीब बैठा हुआ था। मुआज़ के परफ्यूम की खुशबू इसने अपनी सांसों में उतारी। मिनाल, कुछ तो बोलो, तुम ठीक हो ना? अब मुआज़ को परेशानी हो रही थी। हाँ, मैं ठीक हूँ, पर मेरा सर क्यों इतना भारी हो रहा है? वो उठ बैठी और दोनों हाथों से सर पकड़ कर, तुम उठ जाओ, मैं चाय मंगवाता हूँ, सर भी ठीक हो जाएगा। मुआज़ ने इसका हाथ पकड़ कर सहारा दिया और वाशरूम तक ले गया। तुम मुँह हाथ धो लो, मैं अभी आता हूँ। उसे छोड़कर बाहर आया। हलीमा खाला जा चुकी थी। दिलशाद को कॉल की, जल्दी से नूरी को भेजो, आकर चाय बनाए। जी सरकार, अभी भेजता हूँ, वो झट से बोला। मुआज़ कमरे में गया तो मिनाल ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी बाल सुझा रही थी। ओहो पागल लड़की, छोड़ो ये सब, आराम से बैठ जाओ, कुछ देर नाश्ता कर लो, बाद में ये सब कर लेना। वो उसे शानों से पकड़े सोफे पर ले आया। मिनाल गौर से इसके हरकत सकनात देख रही थी। ये आज जिन को क्या हुआ? वो दिल में बोली। हाँ हाँ, कह दो कि इस जिन को क्या हुआ। और जिन कहो, भूत कहो, कुछ भी कह सकती हो, मैं बुरा नहीं मानूंगा। मुआज़ ने अपने हाथ ऊपर किए। क्या मैंने ऐसा कब कहा? मिनाल का हैरत के मारे पहले ही बुरा हाल था, ऊपर से मुआज़ को पता था वो उसे जिन बुलाती है। डर के, मुआज़ आप ठीक तो है? मिनाल ने इसका माथा छुआ। मुआज़ ने इसका हाथ पकड़ा। हाँ, आज ही ठीक हुआ हूँ, कब से बीमार था, मुआज़ ने मुस्कुरा के कहा और उसका हाथ अपने लबों से लगाया। मिनाल का दिल पसलियों को तोड़कर बाहर आने को था। वो झट से उठकर जाने लगी। मुआज़ ने इसका रास्ता रोक लिया। मिनाल, इसने सरगोशी की, मुझे माफ़ कर दो। इसका चेहरा अपने हाथों में लेकर वो बोला। वो इसके बहुत करीब था। मिनाल ने अपनी पलकें उठाई। किस बात की माफ़ी? वो हैरान हुई। इन सब बातों के लिए जो मेरी वजह से तुम्हें सहना पड़ा। वो धीरे से कहता जा रहा था। मेरे पास दौलत बहुत है मिनाल, वो सब तुम्हारा है और तुम्हें इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम किसी और रिश्ते से मोहब्बत की भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। मिनाल सब सुन रही थी। मिनाल, मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता। आई लव यू। मुआज़ ने इसका चेहरा ऊपर किया। तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो
وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتا رہا۔ منال نے مسکرا کر سر جھکایا اور اس بات میں سر ہلایا۔ تھینک یو منال۔ معاذ بہت خوش تھا۔ ہم یہاں نہیں رہیں گے منال، میں تمہیں شہر لے جاؤں گا، جس شہر میں رہنا پسند کرو وہاں رہیں گے۔ معاذ اس کا سر اپنے سینے میں چھپائے ہوئے تھا۔ مگر مجھے تو یہیں رہنا ہے آپ کے ساتھ، وہ الگ ہو کر بولی۔ منال سوچ لو، وہ شرارتی نظروں سے دیکھتا ہوا بولا۔ سوچ لیا، منال نے بھی دو بدو جواب دیے۔ یہاں ساگ بنانا پڑے گا، وہ بولا۔ بنا لوں گی، اس نے جواب دی۔ یہاں کتے بلیاں تنگ کریں گے، معاذ بولا۔ میں عادی ہو جاؤں گی، منال بولی۔ یہاں مرغا بھی سنبھالنا ہوگا، معاذ نے ابرو اچکا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ وہ اچھلی۔ نہیں، یا تو اس گھر میں مرغا رہے گا یا پھر میں۔ وہ اس سے الگ ہو کے جانے لگی تو معاذ نے زور کا قہقہ لگایا۔ سنو منال، وہ زور سے اسے پکارتا اٹھا۔ میں مرغے کے بغیر رہ سکتا ہوں مگر اپنی بیگم کے بغیر نہیں۔ وہ اس کے پیچھے جانے لگا۔ منال باہر لان میں آ کر کھلی ہوا میں گہری سانس لی۔ یہاں معاذ کی مہک تھی۔ گوری کو اپنا گاؤں پیارا لگنے لگا تھا۔